हेलो एंड वेलकम टू दी ए प्लस अकाउंटेंसी। सो आज का लेक्चर नंबर 4 जनरल एंड लेजर का। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे और भी बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आज का जो हमारे पास लेक्चर है बच्चों, वो एक स्पेशल एक केस के ऊपर। वो केस क्या है? वो केस है कि परचेज जो है वो क्रेडिट किन किन रीजन से होती है। ठीक है, जनरली आपको पता चल गया है कि परचेज का नेचर जो होता है वो डेबिट होता है, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि परचेज जो है वो किन किन रीजन्स की वजह से क्रेडिट होती है, तो आज के लेक्चर्स में हम लोग यही सीखेंगे परचेज आगे किन किन नेचर की वजह से क्रेडिट होती है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बच्चों, आज जैसे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे हमारे पास 2 पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन आई है। वो 2 पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन क्या है? पहली एक्सप्लेनेशन है हमारे पास गुड गिवन एज चैरिटी। ठीक है बच्चों, पहली है मेरे पास गुड गिवन एज चैरिटी। देन सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज सैंपल। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं गुड्स गिवन एज चैरिटी के। तो गुड गिवन एज चैरिटी के जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है वो क्या है कि हमने किसी चैरिटी को गुड्स दिए हैं। किस पे? उधारी पे? नहीं भैया, हमने उनके गुड्स को क्या किया, अपने गुड्स को हमने क्या दिया है, डोनेट कर दिया। ठीक है, डोनेट कर दिया, या एक बात आसानी से बोलूँ तो हाँ, डोनेट ही कर दिया, ये हमारे पास सिंपल वर्ड रहेगा। ठीक है, देन सेकेंड आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एज सैंपल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज सैंपल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सैंपल को हम लोग अभी थोड़ी देर में समझेंगे, पहले हम लोग चैरिटी वाले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ परचेज इज रिड्यूस्ड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये 1 सेकेंड। ओके, हाँ, द अमाउंट ऑफ परचेज इज रिड्यूस्ड विद द वैल्यू ऑफ गुड गिवन एज चैरिटी और डोनेशन। कि देखो बच्चों, क्या होता है, आखिर इसका लॉजिक समझिए कि परचेज हमारी यहाँ पे क्या, क्यों और किस रीजन से क्रेडिट होती है। ठीक है, पहला रीजन हमारे पास क्या आ गया, गुड गिवन एज चैरिटी। गुड गिवन एज चैरिटी का क्या मतलब हो गया कि बच्चों हमारी जो परचेज है वो क्रेडिट हो रही है। ठीक है कि सर ये तो पता चल गया कि परचेज क्रेडिट हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है? सर देखो, आपकी एक शॉप है। ठीक है, आपकी एक शॉप है और उस शॉप के आप हो ऑनर। ठीक है, तो अब मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप उस शॉप के ऑनर हो, आपने सोचा कि चलो एक चिल्ड्रंस होम है। ठीक है, चिल्ड्रंस होम में मैं कुछ गुड्स को डोनेट कर देता हूँ। ठीक है, आपने गुड्स को डोनेट किया, तो एक बात बताइए, आपके पास सबसे पहले होगा स्टॉक। आपके पास तो होगा सबसे पहले स्टॉक। ठीक है, उस स्टॉक में से आपने, सपोज हम इसकी यूनिट मान लेते हैं, आपके पास स्टॉक में 100 यूनिट्स ऑफ राइस है। 100 यूनिट्स ऑफ राइस मतलब चावल। ठीक है, और उसमें से आपने 90 यूनिट्स जो है वो डोनेट कर दिए एक चिल्ड्रन होम में। कितने यूनिट डोनेट कर दिए? 90 यूनिट्स आपने डोनेट कर दिए। तो बताइए आपके पास कितने यूनिट्स लेफ्ट बचे? 10 यूनिट्स। अब जो आप बिजनेस करोगे अपना, वो तो 10 यूनिट्स से करोगे ना बच्चा। अब 90 यूनिट्स तो आपने दे दिए, अब आप कितने से बिजनेस करोगे? आप बिजनेस करोगे 10 यूनिट्स से। ठीक है, होपफुली आपको हमारे ये चैरिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री कैसे बनेगी और क्या इसका ट्रीटमेंट रहेगा। ट्रीटमेंट मतलब कौन सा रूल इसमें अप्लाई होगा। सो डियर देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो जर्नल एंट्री है वो है चैरिटी अकाउंट डेबिट, यानी चैरिटी एंड डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चैरिटी एंड डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लेकिन ये परचेज को हमने क्रेडिट तो समझ लिया कि सर हमारे पास स्टॉक कम हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया, परचेज क्रेडिट हो गए। बच्चों क्या हो गया? परचेज क्रेडिट हो गए, ताकि स्टॉक कम हुआ है। अगर स्टॉक बढ़ता है तो हम लोग परचेज को डेबिट कर देते हैं। जाहिर सी बात है, डोनेशन की वजह से हमारा स्टॉक कम हो गया, तो जिस वजह से हमारी क्या हो गई, परचेज भी क्रेडिट हो गई। ठीक है, लेकिन ये जो परचेज क्रेडिट होने का रीजन क्या है? परचेज क्रेडिट होने का रीजन है ये डोनेशन। ठीक है, परचेज क्रेडिट होने का रीजन है ये डोनेशन, ये चैरिटी। जब तक चैरिटी नहीं होती तो बताइए क्या मेरी परचेज क्रेडिट होती? नहीं सर। अगर मैं इस पॉइंट के बेसिस पे सोचूं तो जब तक मेरे पास चैरिटी नहीं हुई ना, तो तब तक मेरे पास परचेज भी क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी। ओके, सो होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन अब एक पॉइंट मैं बच्चों के माइंड में बहुत बार ये पॉइंट आता है कि सर परचेज हमारे पास से तो गुड्स जा भी रहे हैं,
तो हमें सेल्स भी तो लिखना चाहिए था। नहीं बच्चा, सेल्स हम तब लिखते हैं जब हमें उसके बदले में पैसा मिलता है, हम लोग उसके लिए कैश को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं। लेकिन हमारे पास ये गुड्स जो है वो बिक नहीं रही है, ये गुड्स क्या हो रहे हैं, डोनेट हो रहे हैं। ठीक है, अगर गुड्स बिक ही नहीं रहे हैं तो बताइए मैं उसको सेल्स में क्यों क्रेडिट करूंगा। ठीक है, बात समझिए मेरी, जब तक गुड्स मेरे सेल आउट नहीं हो रहे हैं तो फिर मैं उसको क्यों सेल्स में क्रेडिट करूंगा, मैं तो परचेज में क्रेडिट करूंगा ना, क्योंकि मेरे पास स्टॉक कम हो रहा है और मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा बच्चा। क्यों कुछ भी नहीं आ रहा है, इन सेंस कि मेरे हाथ में ना तो कैश आ रहा है ना ही कुछ अमाउंट आ रहा है। ओके, अगर मेरे पास में कैश आ रहा होता डोनेशन के बदले, पहली बात कि डोनेशन के बदले में मुझे तो कैश मिलेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, मैं गुड्स को डोनेट कर रहा हूँ, उनसे पैसे थोड़ा ना एक्सपेक्ट करूंगा, है ना। मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा उनसे, क्या, रेपुटेशन। यस, बहुत लोग होते हैं जो गुड्स को डोनेट करते हैं वो उसके बाद रेपुटेशन की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ बच्चों। मैंने गुड्स दिए लेकिन उस पर कोई भी रेपुटेशन की एक्सपेक्टेशन नहीं करो, तो इसलिए मैंने अपने अकाउंट्स को क्या कर दिया, परचेज को क्रेडिट कर दिया एंड चैरिटी को डेबिट कर दिया। होपफुली फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स एज सैंपल। ठीक है, अब बच्चों ये भी एक हमारे पास रीजन है जिसकी वजह से हमारी परचेज क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, इस रीजन की वजह से भी हमारी परचेज क्रेडिट होती है। तो चलिए इस पॉइंट को भी हम लोग समझते हैं। तो गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल फॉर एनकरेज सेल्स। ठीक है, टू एनकरेज सेल्स, मैंने क्या बताया कि सेल्स को एनकरेज करने के लिए, यानी सेल्स को बढ़ावा देने के लिए ही तो आप लोग क्या करते हैं, सेल्स करते हैं, है ना। अगर जब तक आप कोई भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं देख लेते, सपोज एक चिप्स की चिप्स का ही आपके पास एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, आप ये देखेंगे बार बार टेलीविजन पे होर्डिंग्स उनके लगे हुए हैं, आप देखते हैं तो शॉपकीपर के ऊपर जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाते, वो जब अपना बैनर्स प्रिपेयर करवाते तो उस पर भी कोई ना कोई वो एडवर्टीजमेंट प्रिंट करवाते हैं, है ना। तो जब तक आप उस एडवर्टीजमेंट को देखेंगे नहीं, आपका मन नहीं करेगा वो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो जब तक आपका मन नहीं करेगा वो प्रोडक्ट परचेज करना, तो जाहिर सी बात है सेल तो होगी नहीं। तो इसलिए लोग जो एडवर्टीजमेंट करवाते हैं या सैंपल के लिए वो देते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि आप एक बार इसको यूज़ करो, देन आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको परचेज कर लो। ठीक है, तो जैसे ही आप परचेज करोगे आपकी तरफ से क्या हो जाएगी, परचेज हो जाएगी, और उनकी साइड से यानी ऑनर की साइड से क्या हो जाएगी, सेल्स हो जाएगी। आगे बात समझ में आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है एंकरेज सेल्स, एंकरेज सेल्स को मैं एक मतलब से और भी बताना चाहता हूँ कि आपने अक्सर कभी ना कभी आप बड़े बड़े स्टोर्स में गए होंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई प्रोडक्ट के साथ हमेशा छोटा पैकेट जो होता है वो फ्री में दिया होता है। ठीक है, या किसी भी प्रोडक्ट की स्मॉल क्वांटिटी, कम क्वांटिटी को, जैसे आप अगर 500 ml की कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो उसमें 250 ml कुछ आपको फ्री देते हैं। आखिर ऐसा क्यों, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को ताकि वो प्रोडक्ट को क्या कर सके बच्चा, वो प्रोडक्ट को सेल कर सके, अपनी सेल को इंक्रीज कर सके। जाहिर सी बात है आप ये सोचेंगे कि मैं अगर एक चिप्स का पैकेट आज परचेज कर रहा हूँ जिसकी कॉस्ट 20 रुपीज़ है, ठीक है, सेलिंग प्राइस उसका 30 रुपीज़, तो जाहिर सी बात है मार्केट में तो आप सेलिंग प्राइस से परचेज करेंगे तो सेलिंग प्राइस आपको 30 रुपीज़ पे करना होगा। लेकिन एक दूसरी आप कॉलम में देखेंगे तो फिर आपको एक बिस्किट का पैकेट भी मिल रहा है, लेकिन उसके साथ में एक बिस्किट का पैकेट फ्री है और उसकी भी सेलिंग प्राइस कितना, 30 रुपीज़। ओके, सो आप कौन सा परचेज करेंगे, लेस परचेज, लेस नहीं, आप चिप्स का पैकेट परचेज नहीं करेंगे। आप क्या परचेज करेंगे बच्चा लोग, आप वो परचेज करेंगे जिसके साथ आपको ऑफर मिल रहा होगा, है ना। आप बिस्किट का पैकेट परचेज करेंगे क्योंकि आप एक के साथ एक फ्री वाली चीज़ें लेने से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप कस्टमर है और आप अट्रैक्ट हुए, तो जैसे आप अट्रैक्ट हो गए तो उनकी साइड से क्या हो गई, सेल्स हो गई और आपकी साइड से परचेज हो गई। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या होता है, हमारे जो स्टोर होता है वो परचेज को कर देते हैं हम लोग क्रेडिट। ये तो हो गया सर सेल परचेज का केस, लेकिन सर अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि परचेज हम लोग कैसे क्रेडिट करते हैं। तो बच्चों हम लोग जो परचेज क्रेडिट करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि जब नई नई कंपनीज मार्केट में आती है तो नए नए प्रोडक्ट को वो मार्केट में अपना एडवर्टाइज करवाती है, तो जिसकी वजह से वो क्या करती है, बड़े बड़े स्टोर्स में वो अपने प्रोडक्ट्स को फ्री सैंपल के तौर पे दे देती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गुड्स होता है वो ये कहते हैं कि सर आप ये गुड्स को हमारा बेचिए, ठीक है, आप इस गुड्स को एज अ सैंपल यूज़ कीजिए, बताइए कैसा इसका हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है ना, ताकि वो अपनी सेल को एनकरेज कर सके। सपोज एक ऐसे ही गुड एज ए सैंपल आपने कोई एक गुड्स लिया था और एक बड़े शॉपकीपर ने आपको वो छोटा सा गुड जो सैंपल के लिए आया हुआ था
वो आपको दे दिया, कहा कि सर आप एक बार इसको यूज़ कीजिए, या हमारे पास मार्केट में या ये हमारे शॉप में नया आया है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, आपने यूज़ किया, आपको गुड्स को अच्छा लगा, आपने फिर आपने ये सोचा कि चलो यार मैं इसकी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर लेता हूँ। तो आप अगले दिन स्टोर में गए, आपने उनसे बात किया कि भैया आप मुझे वो वाला गुड दे दीजिए जो आपने उस दिन सैंपल के तौर पे दिया था, ठीक है। किसके तौर पे दिया था, सैंपल के तौर पे दिया था। तो बताइए कि यहाँ पे मेरे को एक गुड के लिए मैंने एक गुड को क्या किया, कम कर दिया, ठीक है। कुछ गुड्स को मैंने ऐसे ही सैंपल के तौर पे दे दिया, सैंपल के तौर पे दे दिया। तो मेरे पास क्या हो गया, बट मेरे जो गुड्स है, मेरा जो स्टॉक है वो कम हो गया। जैसे स्टॉक मेरा कम हो गया और मेरा क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गई, ठीक है। क्या बताओ, बिना स्टॉक को कम किए क्या मैं एडवर्टीजमेंट करवा सकता हूँ? आंसर इज नो। मैं बिना किसी स्टॉक को कम किए बच्चा लोग एडवर्टीजमेंट नहीं करवा सकता, ठीक है। मेरे को स्टॉक देना ही पड़ेगा एडवर्टीजमेंट के लिए। मैं माउथ पब्लिसिटी पे एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता। मैं ये सुन सकता हूँ कि चलो आपने वो चिप्स खाया था जो आप बोल रहे हैं कि वो चिप्स बहुत अच्छा है। अगर मैं कहूँ यस मैंने खाया है, तो इसका मतलब आप भी थोड़े एंकरेज होंगे उस चिप्स को परचेज करके खाने के लिए, है ना। तो होपफुली ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बताइए इसकी जर्नल एंट्री जो बननी चाहिए वो है एडवर्टीजमेंट और सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, है ना। तो बताइए परचेजेस मेरी किस रीज़न की वजह से कम हो गई? परचेजेस जो मेरी रीज़न की वजह से कम हुई है बच्चों, वो इस रीज़न की वजह से कम हुई है कि मैंने एडवर्टीजमेंट करी है, इसलिए मैंने स्टॉक को क्या किया है, सैंपल के तौर पे डिफरेंट रिटेलर्स की शॉप या फिर डिफरेंट स्टोर्स में मैंने उनको एडवर्टीजमेंट के लिए दे दिया है, ठीक है, जिसके लिए मुझको कुछ बेनिफिट नहीं हुआ है। लेकिन बच्चा बेनिफिट आपको एडवर्टीजमेंट से ही मिलता है, ठीक है। बेनिफिट तो आपको एडवर्टीजमेंट से मिलता है। जब तक आप किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं करवाएंगे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको होपफुली ये वाली एंट्री भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये वाली एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ ये पॉइंट बच्चों बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना पड़ता है, ठीक है। तो ये कैसे किस रीज़न से आप समझेंगे, तो देखिए ये जो आप समझेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट का नाम है लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। कि आपकी जो शॉप है या आपका वेयर हाउस है, जाहिर सी बात है आपने अगर शॉप ओपन कर रखी है तो आपने वेयर हाउस भी कुछ ना कुछ परचेज़ किया होगा या रेंट पे लिया होगा, ताकि आप अपने लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स को अपनी शॉप की बजाय कुछ वेयर हाउस में ऑलरेडी स्टोर करके रख सकें, ठीक है। सो लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, इसका मतलब क्या हो गया कि बच्चा आपके जो वेयर हाउस है या आपकी शॉप है उसमें बहुत सारा आपके पास स्टॉक रखा होता है। वो स्टॉक किस पर्पज़ के लिए रखा होता है हमारे पास, ताकि हम लोग उसको आगे रीसेल कर सके, ठीक है। अब जो स्टॉक हमारे पास हमारे वेयर हाउस में रखा है या हमारी शॉप पे रखा है, ये इसमें हमारी परचेज़ का क्रेडिट होने का क्या रीज़न है? इसमें जो बच्चा लोग हमारे परचेज़ का क्रेडिट होने का रीज़न है वो ये रीज़न है कि या तो वो चोरी हो गया तो हमारे पास स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कम हो गया तो फिर हम लोग क्या करते हैं, परचेज़ को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। चोरी हो गया तो बच्चों स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कम हुआ तो फिर हमें स्टॉक को क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी परचेज को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। देन हमारे पास यही केस फायर में भी आता है कि आपको पता लगा कि वेयर हाउस में अचानक से आग लग गई है, आग लग गई है तो आपके पास स्टॉक जल गया होगा, जाहिर सी बात है जल गया तो फिर उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वो स्टॉक तो आपका ख़राब हो गया, जो स्टॉक जल चुका है वो तो ख़राब हो गया। अब जैसे ही वो स्टॉक ख़राब हो गया तो अब आप उसको रीसेल यूज़ में तो बेच नहीं सकते, तो इसलिए भी आपको अपनी परचेज को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बच्चों क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अब बच्चों इस टॉपिक में आने वाला ट्विस्ट वो ये है कि कैसे आप इस टॉपिक की अकाउंटिंग करेंगे, इस टॉपिक को कैसे आप अकाउंटेड करेंगे अगर आपने अपने गुड्स को इंश्योर्ड करवा रखा होगा, ठीक है। यानी आपने अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवाया होगा। अगर आपने इंश्योरेंस करवाया तो उसमें 3 रीज़न आपके पास आते हैं इस टॉपिक को अकाउंटेड करने के। लेकिन सबसे पहला, अगर आपने अकाउंटेड ही नहीं करवा रखा है अपने गुड्स को, तो आपके पास जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए बच्चा लोग, आपके पास जो जर्नल एंट्री बननी चाहिए वो है लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट,
हाँ, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्यों? क्योंकि बच्चा लोग ये यहाँ पे हमारे पास नॉमिनल अकाउंट की अप्रोच आ रही है। कौन से अकाउंट की अप्रोच आ रही है बच्चा लोग? नॉमिनल अकाउंट की। तो नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। अब बताइए, क्या चोरी हो गई मेरे वेयर हाउस में और मेरे वेयर हाउस में आग लग गई है, तो क्या मेरे पास लॉस हुआ है? हाँ जी बच्चा लोग, लॉस तो हुआ है ना। तो इसलिए मैंने इस टर्म को क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया है। अगर यही टर्म मेरे पास क्या होती कि सर चोरी नहीं हुआ है बल्कि और वैल्यू पे ज़्यादा बिक चुका है, ठीक है, चोरी नहीं हुआ है, स्टॉक जो है वो और ज़्यादा वैल्यू पे बिक चुका है, तो मेरे को क्या करना पड़ता? क्रेडिट करना पड़ता, ठीक है। क्या करना पड़ता? क्रेडिट करना पड़ता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है क्रेडिट करने वाला कॉन्सेप्ट, ये हम लोग आगे आने वाले कुछ पॉइंट्स में सीखेंगे, ठीक है। सो अब मेरे पास आती है 3 पॉइंट। बच्चों 3 पॉइंट ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ठीक है। ये जो पहला पॉइंट है यानी फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो है गुड्स वर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस क्लेम इज लॉस्ट। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ, LODGET, लॉस्ट, ठीक है। लॉस्ट का क्या मतलब होता है बच्चा लोग? कि आपके पास देखो चोरी हो गई है, ठीक है, या आग लग गई है। कोई भी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए आग लग गई है, ठीक है। आग लग गई है तो हमने गुड्स को क्या करवा रखा है? इंश्योरेंस करवाए हुए हमारे गुड्स का। आग लग गई और गुड्स जल गए, तो सबसे पहले अगर आपने गुड्स को इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है तो बताइए क्या एंट्री पास करेंगे आप? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। अब मैंने क्या केस बताया बच्चों? हमारे पास आग लग गई है, हमारे वेयर हाउस में क्या हो गया है? आग लग गई, तो हम क्या करेंगे? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। अगर आपको ये गिवन होगा क्वेश्चन में कि स्टॉक जो है वो आग की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ है या फिर आपकी चोरी हो गई है, तो फिर आप वही चीज मेंशन करेंगे जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। सो अब मैंने क्या करवाया है कि जो गुड्स है उनमें वेयर हाउस में आग लगने की वजह से गुड्स क्या हो गए हैं? डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सो अब मैं क्या करूंगा बच्चों? मैं ये करूंगा कि मैं इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करूंगा या अपने एजेंट को कॉल करूंगा जिससे मैंने ये क्लेम करवाया था, ठीक है, ये इंश्योरेंस करवाया था। तो मैं उनको कहूंगा कि सर मेरे वेयर हाउस में आग लग गई है, अब मुझे क्लेम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है सर। तो कंपनी क्या करेगी? इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले ये जस्टिफाई करेगी कि ये एक नॉर्मल रीजन की वजह से आग लगी है या फिर कुछ ना कुछ गलती की वजह से आग लगी है। सपोज एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर है और उसके साथ में एक कार को पार्क किया गया है, ठीक है, ट्रांसफार्मर्स के ठीक साथ में कार को पार्क किया गया है। सो मेरा ये क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर्स में आग लग चुकी है और उस आग लगने की वजह से वो कार भी जल गई है, ठीक है, पूरी की पूरी जल गई है। जाहिर सी बात है कार के ऑनर ने कार का इंश्योरेंस भी करवाया हुआ है। तो बच्चा लोग एक बात मुझे ये बताइए, क्या कार के ऑनर को इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा? आंसर इज यस या नो। सो मेरा जो आंसर है बच्चों वो है नो। क्यों नहीं मिलेगा सर? क्योंकि देखो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांसफॉर्मर्स में कभी भी आग लग सकती है, स्टिल आप अपनी कार को वहीं पे ही पार्क कर रहे हैं जहां पे ऑलरेडी रिस्क है ना। सो एक ये रीजन आ गया, ये एबनॉर्मल तरीका है, ठीक है। आपको पता है कि यार आग लग सकती है, स्टिल आप वहां पे कार को पार्क कर रहे हैं, विच इज इनसिक्योर फॉर योर कार, है ना, विच इज इनसिक्योर फॉर योर कार। तो स्टिल आपको इंश्योरेंस कंपनी की साइड से कोई भी क्लेम इशू नहीं किया जाएगा। आगे बात समझ में बच्चों, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी ने ये बात को समझा कि जो मेरे पास स्टॉक है, जो मेरा वेयर हाउस में आग लगी है, वो पता नहीं किस रीजन की वजह से लगी है, लेकिन उन्होंने क्या किया? क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने क्या किया? क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे लिखा है वर्ड बच्चों लॉस्ट। क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब है कि क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया गया है। सो एक्सेप्टेंस यानी क्लेम जो एक्सेप्ट किया गया है, फिर इंश्योरेंस कंपनी की साइड से मेरी बुक्स में क्या एंट्री होगी, यानी मैं अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालूंगा? विच इज इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट, ठीक है। और मैंने क्या बताया आपको कि मेरा जो लॉस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? फायर की वजह से हुआ है, आग लगने की वजह से हुआ है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों कि लॉस ऑफ स्टॉक नहीं लिखूंगा, मैं सिंपल ये लिखूंगा लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट, ठीक है। मैं थेफ्ट नहीं लिखूंगा, क्योंकि जब रीजन ही आग लगने की वजह से गुड्स डैमेज हुए हैं तो फिर बच्चों मैं वही तो
वही तो एंट्री पास करूंगा ना जिसकी वजह से लॉस हुआ है। आगे बात समझ में, ठीक है। सेकंड, कि हमारे पास जो लॉस है यानी क्लेम का पैसा है वो पूरा का पूरा हमें रिसीव नहीं हुआ है। सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट विच इज कि जो लॉस हुआ है, लॉस का जो अमाउंट है वो है बच्चों 5000 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का है बच्चों? 5000 रुपीज़ का। देन जो लॉस का अमाउंट है वो 5000, और इंश्योरेंस कंपनी ने जो मुझे क्लेम इशू किया है, जो क्लेम मुझे इशू किया है वो किया है ओनली 2000 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का क्लेम इशू किया है बच्चों? 2000 रुपीज़ का। सो बताइए अभी मैं जो लॉस में हूँ वो कितने लॉस में हूँ? 3000 रुपीज़। 3000 रुपीज़ के बच्चों मैं अब भी लॉस में हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे गुड्स की वैल्यू कितने की थी? 5000, जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और कंपनी ने सिर्फ मुझे 2000 रुपीज़ ही दिए हैं। कंपनी ने मुझे सिर्फ 2000 रुपीज़ ही दिए हैं। तो पता है स्टिल अभी तक जो मैं लॉस में हूँ वो तो मैं 3000 के लॉस में तो स्टिल अभी भी हूँ, है ना। अब इस लॉस को मुझे क्या करना पड़ेगा? इस लॉस को बच्चा मुझे खुद ही बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की साइड से जितने हमें फैसिलिटेट हो सकते थे उतना मैंने कर दिया, ठीक है। उतना इंश्योरेंस कंपनी ने कर दिया। 2000 रुपीज़ वो दे सकते थे मुझे क्लेम का, उन्होंने मुझे 2000 रुपीज़ क्लेम का दे दिया। स्टिल अब बताइए कि मेरा जो स्टॉक है ये जो 3000 रुपीज़ के अभी तक मैं लॉस में हूँ, तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो 3000 रुपीज़ है इसका मैं क्या करूँगा? बच्चा लोग, इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर दूंगा। किस अकाउंट में बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो मैं फाइनल अकाउंट बनाता हूँ उसमें हम लोग दो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं और एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। पहला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड इज बैलेंस शीट, ठीक है। सो अब जैसे ही ये मेरा लॉस आ गया 3000 रुपीज़ का, इसको मैं डेबिट कर दूंगा किस अकाउंट में बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये मेरा क्या है? इनडायरेक्ट खर्चा आ गया है। आगे बात समझ में आपको? यस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बच्चों, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, ठीक। तो इस केस में मेरी एंट्री क्या होगी बच्चों? कि जो मेरी जो आग लग गई जिससे की वजह से क्लेम मुझे 5000 की बजाय सिर्फ 2000 का इशू हुआ है, तो क्या होगा? मेरे पास बताओ बच्चों कितने रुपीज़ का क्लेम इशू हो चुका है इंश्योरेंस कंपनी की साइड से, विच इज़ रुपीज़ 2000, ठीक है। 2000 रुपीज़ का जब मेरे पास क्लेम इशू हो गया है, तो बताइए अब मैं कितने डेट में हूँ? मैं कितने लॉस के अंदर हूँ? मैं अभी तक जो लॉस में हूँ वो हूँ सर ओनली 3000 रुपीज़ के, 3000 रुपीज़ के लॉस में हूँ। देन इंश्योरेंस कंपनी ने टोटल 5000 रुपीज़ से मुझे क्या कर दिया है? अपने अकाउंट को क्रेडिट करके बात को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो हैंस मेरे पास जो अमाउंट आएगा बच्चों वो कितना आएगा? बैंक अकाउंट में जितना रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं, तो मैं बैंक अकाउंट को राइज कर दूंगा कितने से? 2000 रुपीज़ से, क्योंकि क्लेम तो मुझे 2000 रुपीज़ का मिला है, और मेरा बैंक अकाउंट जो डेबिट हुआ है वो कितने से डेबिट हुआ है? 2000 रुपीज़ से डेबिट हो गया, ठीक है। लॉस डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेज। क्या ये बताइए ये मेरा लॉस है? हाँ जी, लॉस अब मेरे पास कितने का हुआ? 3000 रुपीज़ का, तो मैं डेबिट कितने को कर दूंगा? 3000 रुपीज़ को, एंड टोटल वैल्यू को अब मैं कितने से क्रेडिट कर दूंगा बच्चों? 5000 रुपीज़ से, ठीक है। होपफुली ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, विच इज़ फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव्ड। फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव्ड कि बच्चों जैसे 5000 रुपीज़ का लॉस हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 5000 रुपीज़ ही दे दिए, तो क्या पॉइंट आएगा बच्चों? ये होगा कि बैंक अकाउंट में मेरे पास 5000 रुपीज़ आए होंगे इंश्योरेंस कंपनी की साइड से। यस सर, इंश्योरेंस कंपनी की साइड से आपके पास 5000 रुपीज़ आ गए होंगे। तो जैसे 5000 रुपये मेरे पास आए हैं, तो मैं अपने बैंक अकाउंट को कितने से डेबिट कर दूंगा? विच इज़ 5000 रुपीज़ से, और इंश्योरेंस कंपनी को कितने रुपीज़ से क्रेडिट कर दूंगा मैं? विच इज़ 5000 रुपीज़ से इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर दूंगा, जिससे कि मेरे लॉस की सेटलमेंट हो जाएगी। होपफुली अभी तक ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन पे, जिसको हम लोग इन्हीं कुछ कॉन्सेप्ट की वजह से समझेंगे। ओके, तो जैसे डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग आज के सीखे हुए कॉन्सेप्ट से और समझेंगे कि आखिर इनकी जनरल एंट्रीज को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो मेरे पास जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है परचेज गुड्स फॉर ₹5000, ठीक है।
कि मैंने गुड्स को परचेज किए कितने रुपीज़ के, 5000 रुपीज़ के। तो जाहिर सी बात है मेरे पास जो स्टॉक आया है वो कितने रुपीज़ का आ चुका है, 5000 रुपीज़ की कॉस्ट वैल्यू पे आया है, ना कि सेल वैल्यू पे। सेल वैल्यू पे यानी इन गुड्स को मैं आगे इससे एक्सेस वैल्यू पे सेल आउट करूँगा। ओके, देन गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 गिवन एज चैरिटी, जिसमें कि मैंने कुछ गुड्स हैं जिनकी टोटल कॉस्ट 1000 रुपीज़ है, उनको मैंने चैरिटी कर दी, यानी उनको डोनेट कर दिए कहीं पे। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट है हमारे पास, गुड इज अनइंश्योर्ड ऑफ ₹500 बट डिस्ट्रॉय बाय फायर। ठीक है, कि कुछ अनइंश्योर्ड गुड है हमारे पास जो फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। किन की वजह से बच्चों, फायर की वजह से, यानी उनके वेयर हाउस में आग लग चुकी होगी जिसमें टोटल 500 रुपीज़ के गुड्स क्या हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और क्या उन गुड्स का इंश्योरेंस है? नहीं बच्चों, उन गुड्स का इंश्योरेंस नहीं है। तो इसकी वजह से वो मुझे पूरे का पूरा डेबिट करना पड़ेगा, किसमें, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। ठीक है, देन फोर्थ हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है पूरा लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट नहीं, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर के बेस पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है कि जो गुड्स हैं वो भी 1000 रुपये के गुड्स जो हैं वो आग लगने की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को एक्सेप्ट किया है, और वो हमें दे रहे 800 रुपीज़ क्लेम के। कितने रुपीज़ दे रहे हैं बच्चों, 800 रुपीज़ वो हमें क्लेम के दे रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से, और क्लेम के कैसे दिए, उन्होंने बैंक में ट्रांसफर नहीं किया, उन्होंने हमें क्या दिया है, चेक दिया है बच्चों, चेक दिया है जो हमने रिसीव किया। और ये चेक किसकी साइड से आया हुआ था बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी की साइड से आया हुआ था। ठीक है, देन फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, अ चेक ऑफ ₹5000 रिसीव फ्रॉम अशोक was deposited into बैंक एंड रिटर्न डिसऑनर्ड, यानी कि अशोक जी का एक चेक था जो हमने रिसीव किया था अशोक जी से, उस चेक की वैल्यू थी 5000 रुपीज़, और जैसे हमने अपने बैंक अकाउंट में उस चेक को डिपॉजिट किया, वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया बच्चों। ठीक है, सो ये केस को हम लोग अभी जनरल एंट्री के साथ में स्टडी करेंगे। तो आ जाइए हम लोग अपनी अब जनरल एंट्री को शुरू करने जा रहे हैं। तो एज वी नो कि बच्चों आप लोग वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग अपनी फर्स्ट जनरल एंट्री को बेटा प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो हमारे पास पहली जनरल एंट्री है बच्चों, परचेज गुड्स फॉर ₹5000, कि गुड्स जो है वो 5000 रुपीज़ के हमने परचेज किए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, ये हम पहले भी सीख चुके हैं कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितनी रुपीस के बच्चों, 5000। ठीक है, कि 5000 रुपीज़ के गुड्स मैंने परचेज किए हैं। सो जाहिर सी बात है कि मैंने अपने गुड्स को क्या कर लिया, परचेज कर लिया, जिसकी वैल्यू क्या हो गई, हमारी स्टॉक क्या हो गया, 5000 रुपीज़ से इंक्रीज हो गया, और कैश जो है वो हमारा 5000 रुपीज़ से कम हो गया। आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमारी एंट्री में कैश तो मेंशन नहीं है, फिर आपने कैश को क्रेडिट क्यों किया, हो सके तो ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। हाँ जी बच्चों, ये बिल्कुल हो सकती है, लेकिन हमारे पास यहाँ तो क्रेडिटर का नेम भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो क्रेडिटर का नेम गिवन नहीं है, तो इट्स अप टू यू कि आप अपनी इस एंट्री को कैसे स्पेसिफाई करोगे, कैसे समझोगे। ठीक है, होपफुली ये मैंने समझा है कि कैश के बेसिस पे, ठीक है, तो मैंने अपने कैश को क्रेडिट कर दिया। मैंने ये सोचा कि ये जो गुड्स मैं परचेज कर रहा हूँ कैश ट्रांजैक्शन के बेसिस पे परचेज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, परचेज को डेबिट कर दिया, जिससे कि मेरे पास स्टॉक 5000 रुपीज़ का इंक्रीज हो गया, एंड कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया, जिससे कि मेरे पास जो कैश है वो क्या हो गया, 5000 रुपीज़ से कम हो गया। अब अगर आप इसी टर्म को क्रेडिट ट्रांजैक्शन में समझेंगे, सपोज आपने ये गुड जो परचेज किए वो आदित्य से किए, यानी परचेज गुड्स फ्रॉम आदित्य, नथिंग स्पेसिफाइड बाय कैश इन दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं कैश का कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू आदित्य अकाउंट, जिससे कि क्या होगा कि आदित्य क्या होंगे, क्रेडिटर हो जाएंगे, और उस एंटरप्रेन्योर की लायबिलिटी आदित्य बन जाएंगे, जिससे कि आदित्य को 5000 रुपीज़ वो ऑनर देंगे। ओके, समझ में आ गया आपको ये पॉइंट। ठीक है, हम आते हैं अपने सेकेंड कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे पास, सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, सेकंड पॉइंट है गुड कॉस्टिंग ₹1000 गिवन एज चैरिटी। ठीक है, गुड कॉस्टिंग ₹1000 गिवन एज चैरिटी, ये हमारे कॉन्सेप्ट का आज का पहला पॉइंट आ गया। तो बच्चों क्या हो गया कि मेरे पास जो गुड्स थे वो कितने के हैं, 5000 रुपीज़ के, जिसमें से मैं 1000 रुपीज़ के गुड्स क्या कर रहा हूँ,
मैं चैरिटी में दे रहा हूँ, ठीक है, चैरिटी में दे रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, डोनेट कर रहा हूँ अपने गुड्स को, ठीक है, मैं गुड्स को कर रहा हूँ डोनेट। तो जैसे कि मैं बच्चों एंट्री क्या पास करूँगा, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। इससे और हमारे पास अमाउंट कितना है बच्चों, विच इज़ 1000 रुपीज़, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1000 रुपीज़ हमारे पास यहाँ का अमाउंट आ गया, ठीक है। सो अब इस एंट्री का लॉजिक समझिए बच्चों कि मेरे पास पहले मैंने 5000 रुपीज़ के गुड्स परचेज किए, जिससे कि मेरा स्टॉक जो है वो डेबिट हो गया 5000 रुपीज़ से। अब मेरे पास क्या हो गया कि जो 5000 रुपीज़ के स्टॉक थे उसमें से मैंने 1000 रुपीज़ के जो गुड्स है या 1000 रुपीज़ का जो स्टॉक है वो मैं किसी चैरिटी में डोनेट कर रहा हूँ, ठीक है, किसी चैरिटी में मैं डोनेट कर रहा हूँ। तो मैंने एंट्री को उसी बेस पे क्या कर दिया, अपने स्टॉक को क्रेडिट कर दिया। अब स्टॉक मैंने क्रेडिट कर दिया तो मैं क्या कर दूंगा, उस अमाउंट को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, जितना मैंने अमाउंट के गुड्स उधर डोनेट किए। मैंने कितने अमाउंट के गुड्स डोनेट किए बच्चों, 1000 रुपीज़ के, तो मैं 1000 रुपीज़ को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। अब बताओ मेरे पास जो वेयर हाउस में, मेरे वेयर हाउस में कितने रुपीज़ के गुड्स होंगे, विच इज़ 4000 रुपीज़ के। यस सर, 4000 रुपीज़ के आपके पास गुड्स होंगे, क्यों, क्योंकि 1000 रुपीज़ के गुड्स तो मैं डोनेट कर चुका हूँ। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड कॉन्सेप्ट पे, विच इज़ कि गुड्स जो हैं 500 रुपीज़ के वो आग लगने की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। गुड्स जो है 500 रुपीज़ के वो आग लगने की वजह से क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब क्या होगा, क्या ये गुड्स इंश्योर्ड है, नहीं सर, ये गुड्स इंश्योर नहीं है। तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी तो इनको क्लेम प्रोवाइड करेगी नहीं, है ना। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा पैसा जो है, ये पूरा का पूरा लॉस जो है वो इनको P&L में जाके सेटल करना पड़ेगा, ठीक है। P&L अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके इनको क्या करना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट बच्चों हमारे पास ये आएगा, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने रुपीज़ का स्टॉक है बच्चों, 500 रुपीज़ का, ठीक है। 500 रुपीज़ का हमारे पास जो स्टॉक था वो हमें क्रेडिट करना पड़ा, ताकि हमारे जो स्टॉक है वो क्या हो गया, अनइंश्योर्ड था। अनइंश्योर्ड था तो आग लगी, आग लगने की वजह से वो गुड्स क्या हो गए, हमारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्टॉक को कम करना पड़ गया। आगे बात समझ में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। अब हम लोग चलते हैं बच्चा लोग अपने फोर्थ पॉइंट पे, जो हमारा आज के कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड है। फुल्ली हमारा ये फुल फ्लैश एंट्री है आज के कॉन्सेप्ट के बेसिस की। सो बच्चों क्या है ये एंट्री, हमारे पास गुड्स कॉस्टिंग है 1000 रुपीज़ के, जो आग लगने की वजह से डैमेज हो गए। जैसे हमने इंश्योरेंस कंपनी को ये क्लेम के बारे में नॉलेज पहुँचाई, ये नॉलेज प्रोवाइड करी कि सर हमने आपकी कंपनी से अपने गुड्स को इंश्योरेंस करवा रखा था। सो उन्होंने क्या किया, क्लेम को एक्सेप्ट किया और हमें 800 रुपीज़ प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। और 800 रुपीज़ कैसे प्रोवाइड किया, उन्होंने अपने पास से चेक इशू किया जो हमने अपने अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ठीक है। आगे बात समझ में। सो अब हम लोग इस एंट्री को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा लोग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डालता हूँ फोर्थ नंबर। फोर्थ में हमारे पास बच्चों ये फर्स्ट एंट्री है, ठीक है। फोर्थ में हमारे पास ये है फर्स्ट एंट्री। तो सबसे पहले बच्चों ये आएगी कि मैंने ये जो केस है, ये लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर का फोर्थ पॉइंट का जो केस है, सबसे पहले मैंने क्या किया, आग लगने के बाद में मैंने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया, ठीक है। हालांकि मैंने एकदम आग लगते हुए देख के इंश्योरेंस कंपनी को कॉल नहीं किया होगा। मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि आग लगी, आग बुझ गई। उसके बाद में मैंने ये जस्टिफाई किया कि कितना स्टॉक बचा है और कितना स्टॉक मेरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो जितना स्टॉक डिस्ट्रॉय हो चुका है उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद किया मैंने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल, और इस बात से मैंने उनको ये नोटिफाई करवाया कि हमारे वेयर हाउस में आग लग गई थी, अब मुझे इसका क्लेम चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। क्लेम एक्सेप्ट किया तो फिर हम क्या करेंगे बताइए, मैंने आपको एंट्री में सिखाया था हमें क्या करना पड़ेगा, क्लेम जैसे एक्सेप्ट हो जाए तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को करता हूँ डेबिट, ठीक है। और क्या होता है बच्चों बताओ,
इंश्योरेंस कंपनी को जैसे मैं करूँगा डेबिट और अपने लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर को कर दूंगा क्रेडिट। आगे बात समझ में? तो अब मेरे पास जो पॉइंट आ रहा है बच्चों वो ये आ रहा है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट। कितने रुपीज़ से बच्चों? विच इज़ जितने का लॉस हुआ है। मेरे पास लॉस कितने का हुआ है? लॉस हुआ है 1000 रुपीज़ का। तो पहले तो मैं ये लॉस ये सोचूंगा ना बच्चों कि मैंने उनको कितने की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। मैंने 1000 के डिस्ट्रॉयड गुड की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। तो मैं तो यही सोचूंगा, अपनी नॉलेज से यही सोचूंगा कि मेरे को जो क्लेम मिलेगा वो 1000 रुपीज़ का मिलेगा। ठीक है, तो 1000 रुपीज़ से मैं ये एंट्री को कर दूंगा पास। ठीक है, देन अब हम आते हैं अपनी सेकंड एंट्री पे। सेकंड एंट्री को हम लोग इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? देन मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि गुड जो है वो 1000 रुपीज़ के हमारे क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और हमारी इंश्योरेंस कंपनी ने उनको क्या कर लिया? 800 रुपीज़ से एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे ये करना पड़ेगा कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मुझे 800 रुपीज़ मेरे अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, है ना। तो जिससे कि मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट वो 800 रुपीज़ से इंक्रीज़ किया जाएगा। और जैसे मेरे बैंक अकाउंट इंक्रीज़ होता है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों? डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई डोंट हैव इनफ स्पेस, तो मैं सेकंड पेज पे चले जाता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकंड बच्चों। सो सेकंड एंट्री बच्चों इस केस की हमारे पास ये है कि मेरे जो पैसे हैं वो रिसीव कर लें। ठीक है, जो रिसीव किया है अब मुझे उसको एंट्री अकाउंटेड करनी पड़ेगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो मैं कैसे करूँगा? उसके बाद मैं करूँगा बच्चों ये बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 800 रुपीज़ दिए थे। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे अकाउंट में कितने रुपीज़ दिए थे बच्चों? 800 रुपीज़ दिए थे। ठीक है, अब 800 रुपीज़ जैसे उन्होंने दे दिए, अब क्या करना पड़ेगा मुझे? अब लॉस मेरे पास कितने का हुआ? विच इज़ लॉस हुआ है हमारे पास बच्चों 200 रुपये का, 200 रुपीज़ का। तो मुझे PNL अकाउंट में कितने रुपीज़ को राइट ऑफ करना पड़ेगा? 200 रुपीज़ को। ठीक है, सो 200 रुपीज़ यहाँ पे गए। तो बताइए अब जो इंश्योरेंस क्लेम मेरा सेटल हो गया वो 1000 रुपीज़ का सेटल हुआ या नहीं? हाँ जी सर, 1000 रुपीज़ का आपका क्लेम सेटल हो चुका है। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट एंट्री पे, विच इज़ अ चेक फॉर ₹5000 रिसीव फ्रॉम अशोक वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड रिटर्न डिसऑनर्ड। अब क्या हो गया बच्चों कि एक चेक था 5000 रुपीज़ का जो हमने अशोक जी से रिसीव किया था। 5000 रुपीज़ का चेक हमने किससे रिसीव किया था? अशोक जी से रिसीव किया था। अब जैसे अशोक जी से हमने रिसीव किया और हमने वही चेक 5000 रुपीज़ का अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया, वो चेक क्या हो गया बच्चों? डिसऑनर हो गया। तो इसके लिए मैं एक नोट से आपको समझाना चाहूँगा इस पॉइंट को। तो बच्चों जैसे ये देखिए, ये समझ लीजिए हमारे हैं अशोक जी। ठीक है, इनका नाम मैं रख देता हूँ अशोक जी, और ये हैं हमारे यहाँ पे आदित्य जी। ठीक है, ये हमारे आदित्य जी। ठीक है, अशोक जी ने चेक दिया है 5000 रुपीज़ का आदित्य जी को। कितने रुपीज़ का? 5000 रुपीज़ का। आदित्य जी खुश हो गए। ठीक है, आदित्य जी खुश हो गए और उन्होंने ये सोचा, अब उन्होंने अपने माइंड में ये सोच लिया होगा कि अब मैं जो एंट्री पास करने जाऊंगा, अब मैं जो एंट्री पास करूंगा वो करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू अशोक अकाउंट ₹5,000, करेक्ट। लेकिन क्या हो गया यहाँ पे, बात कुछ उल्टी ही हो गई। जैसी चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया, जैसे ये 5,000 रुपीज़ का जो चेक है वो 5,000 वो बैंक में डिपॉजिट करवाया, ये चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो चुका है, ठीक है। अब जैसे ही डिसऑनर हो गया तो किसी ना किसी टाइम पे अशोक जी जो रहे होंगे वो आदित्य जी के डेटर्स होंगे, ठीक है। जो नेचर इनका क्या था, डेबिट था। अब अगर ये चेक जो था वो रिसीव हो जाता बच्चों, ये चेक रिसीव हो जाता आदित्य जी को और ये डिसऑनर नहीं होता, तो आदित्य जी के क्या होता, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अशोक जी क्या होते, डेटर से हट जाते और बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाता। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है, उल्टा ही केस हो चुका है कि आदित्य जी ने जैसे ही चेक अपने बैंक अकाउंट में डाला यानी डिपॉजिट किया, तो वो चेक क्या हो गया हमारे पास, क्रेडिट यानी डिसऑनर हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है। तो अशोक जी जो स्टिल हमारे पास डेटर है, हमें और उनको डेटर बनाना होगा, अशोक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या मेरे पास जो बैंक वो राइज कर दिया था मैंने 5,000 रुपीज़ से, क्या अब वो मुझे क्रेडिट नहीं करना पड़ेगा? हाँ जी बच्चों, ये आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट 5,000 रुपीज़ से, ठीक है। और अशोक जी हमारे पास स्टिल जो डेटर आ गए वो आ गए 5,000 रुपीज़ से डेटर आ चुके हैं, ठीक है। सो हम लोग इस एंट्री को पुट कर लेते हैं। हालांकि हमने ये एंट्री तो सॉल्व कर ही लिया, लेकिन स्टिल हमारे पास एक बार एंट्री हमारी फुल कंप्लीट हो जाए। तो 5 में एंट्री लिखता हूँ, विच इज अशोक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹5,000। सो आज के बच्चों हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं हम अपनी आज की जनरल एंट्रीज को। सो परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने देखो यहाँ पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि ये जो गुड्स हैं वो कैश में परचेज किए हैं या क्रेडिट में परचेज किए हैं। तो मैंने अपनी तरफ से ये नोटिफाई कर लिया कि ये जो हमारे पास गुड्स परचेज है कैश में परचेज किए, तो जिसके लिए हमने जनरल एंट्री पास करी है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देन हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ था कि गुड्स को मैंने 1,000 रुपीज़ के गुड्स को क्या कर दिया था, चैरिटी में डोनेट कर दिया था, जिससे मैंने एंट्री क्या हो गई, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। अब आगे बात हमारे गुड्स अनइंश्योर्ड ऑफ ₹500 वर डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो देखिए जो गुड्स मेरे पास 500 रुपीज़ के अनइंश्योर्ड थे वो क्या हो गए, वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब जैसे वो डिस्ट्रॉय हो गए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मेरे को अपने ये गुड्स को क्या करना पड़ेगा, P&L अकाउंट में जाके क्या करना पड़ेगा बच्चों, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर के नाम से इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो मैंने एंट्री क्या पास करी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देन हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, हमारे पास यहाँ आज के कॉन्सेप्ट का सबसे क्रूशियस हमारे पास केस था विच इज गुड कॉस्टिंग ₹1,000 डैमेज बाय। अब देखिए इस केस में हमारे पास क्या हो, जो गुड कॉस्टिंग है 1,000 रुपये के, अगर मैं बात करूँ कि वो भी तो हमारे पास लॉस हो चुका है, वो भी तो लॉस हो चुका है, तो मेरे को इसको भी बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके डेबिट करना पड़ेगा। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि ये गुड्स भी तो बच्चों मैंने परचेज किए होंगे ना, तो मेरे को इस अमाउंट को भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा P&L अकाउंट में जाके, क्योंकि लॉस तो हुआ है ना, ठीक है। अब आगे बात हमें, जैसे ये लॉस हो गया उसके बाद में हमने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी को इसके बारे में इन्फॉर्म किया कि 1,000 रुपये के गुड्स क्या हो चुके हैं, हमारे पास लॉस हो चुके हैं, अब आपको क्लेम देना होगा। तो ठीक है, उन्होंने क्लेम एक्सेप्ट किया, और क्लेम एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने कितने पैसे हमारे अकाउंट में क्रेडिट किए बेटा बच्चों, 800 रुपीज़, जिससे कि हमारे पास बैंक अकाउंट क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। बैंक अकाउंट इंक्रीज़ होता है तो फिर बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ हो गया, देन नेचर डेबिट हो गया, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, अब बताओ मेरे पास 200 रुपीज़ का मेरे पास लॉस रहा है या नहीं? हाँ जी सर, आपके पास लॉस जो हुआ वो 200 रुपीज़ का हुआ। तो आदित्य सर ने क्या किया, 200 रुपीज़ का लॉस P&L में आपने क्या कर दिया बच्चों, इसको सेटल कर दिया। देन इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट ने आपने 1,000 रुपीज़ के क्लेम को क्या कर दिया, टोटल सेटल कर दिया।
देन आपके पास फिफ्थ पॉइंट आ गया कि अशोक जी का चेक जो था वो अशोक जी का चेक था 5,000 रुपीज़ का, जो जैसे हमने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया वो क्या हो गया बच्चों, डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर हो गया तो जिससे कि इनके पास अशोक जी जो आदित्य जी के डेटर थे वो क्या करने वाले थे, डेटर से हटने वाले थे, लेकिन क्या हो गया, ये चेक डिसऑनर हो गया। तो जैसे चेक डिसऑनर हो गया, इससे क्या केस आपके पास स्पेसिफाई हो गया कि अशोक जी स्टिल आदित्य जी के डेटर हो गए और बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया। आगे बात समझ में। सो होपफुली आपको आज का ही हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपने इससे पहले के भी कॉन्सेप्ट आपने समझे होंगे। तो एक बार जो बच्चे आज इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो वो एक बार हमारे पास पहले वाले कॉन्सेप्ट को ज़रूर रिवाइज कीजिए, और जो ये स्क्रीन पे आपको सारी की सारी नोटिंग्स आ रही हैं इनको एक नोटबुक में आप ज़रूर लिखें और समझें। आई विश कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपके डाउट्स और ज़्यादा क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आपके पास और कोई भी डाउट है, आपको और कोई भी डाउट आ रहा है तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे बच्चों DM कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कीजिए और सजेशन दीजिए कि सर आप वीडियोस को और भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको आज का हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। देन लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और भी आपको वीडियो और भी किसी टॉपिक की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर एंड होपफुली आपकी प्रैक्टिस अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो बच्चों हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।